मुख्य बातें हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका जो जुड़े हुए सभी साथियों का जो है हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। पिछली कक्षाओं में जिस तरह से हमने आपको फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से आप लोगों को परिचित कराया और रुबाइयों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, आज की कक्षा में फिराक की गज़लों को हम लोग लेते हैं और उसकी जो है विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि फिराक की गज़ल की जो मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और आप उन गज़लों को अपने सामने किताब खोलिए और देखें कि गज़ल में आप जो 5-6 बिंदु हमने जो है देख पाया है पढ़ने के बाद जो है, तो उस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि गज़ल में शायर फिराक गोरखपुरी ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और निराशा को व्यक्त किया है। ये समझ लें। पहला विषय, गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और निराशा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्तिगत प्रेम एवं निराशा को भी व्यक्त करने में उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का जिक्र किया है। प्राकृतिक वातावरण का सुंदर चित्रण भी गज़ल में किया है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट यह आप समझ लें कि हम सबको जो है प्रेम और समाज की मर्यादा का ख्याल, प्रेम की मर्यादा और समाज की मर्यादा का ख्याल जीवन में हमें सदैव करना चाहिए। ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं अपनी गज़ल के माध्यम से फिराक गोरखपुरी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जीवन में प्रेम की मर्यादा और समाज की मर्यादा में संतुलन स्थापित करके हमें आगे बढ़ने का संदेश फिराक गोरखपुरी देते हैं। और जीवन में निंदा करने से हमें बचना चाहिए। समाज के लोगों को एक दूसरे का निंदा करने से बचने का भी संदेश कबीर की भांति इन्होंने भी अपनी गज़ल में दिया है। प्राकृतिक वातावरण के सुंदर चित्रण के साथ साथ अपने दुखद मनस्थिति का भी बड़ा मार्मिक चित्रण गज़ल में किया है। तो ये सारी बातें जो है 5-6 बातें मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ाने से पहले ही संप्रेषित कर दिया हूँ। आप लोग पढ़े होंगे और लेकिन उसका जिक्र करना समीचीन था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। और बच्चों, जो इसकी भाषिक विशेषता है गज़ल की, इसको आप भी देख लें कुछ संक्षिप्त रूप में, इसके बाद हम लोग जो है गज़ल को पढ़ेंगे। तो भाषिक विशेषता के रूप में देखें तो भाषा सहज, सरल और उर्दू शब्दावली से मिश्रित खड़ी बोली है। उर्दू शब्दावली से मिश्रित खड़ी बोली, उर्दू फारसी शब्दों के साथ मिश्रित जो है भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। दूसरी भाषिक विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं कि गज़ल में पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर चित्रण भी है, सामंजस्य भी देखने को मिलता है। और रस जो है वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है, दिखने को अभिव्यक्ति हुई है। संबोधन शैली, प्रिय को संबोधित करते हुए फिराक गोरखपुरी अपनी जो है गज़ल को लिखे हैं। तो एक तरह से संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, अलंकार का समुचित प्रयोग हुआ है, भाषा मिश्रित उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इन सब भाषिक विशेषता के साथ साथ फिराक की गज़ल के भाव सौंदर्य को समझने का आप सभी प्रयास करें, तो बड़ी जो है सुगमता से आप इस पाठ को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिराक की गज़ल की पंक्तियाँ। पहली पंक्तियाँ आप देख सकते हैं कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की। आवाज क्लियर है आप लोगों को? बताइएगा, आवाज पहुंच रही है?
आशीष, अमन, क्या करें? हाँ, ओके ओके, सब लोग जो है पंक्तियों को देखें। पहली पंक्तियां जो है एक पहली गजल को आप देख सकते हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। आप दो तीन पंक्तियों को हम एक बार वाचन करते हैं, दो तीन गजलों को, तो उसका भाव अपने आप जो है निश्रित होगा। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, रब में सन्नाटे कुछ बोले। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताव असरार न पूछो, आबो ताव असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मै के रिंदों में, रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराग एजाजे सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में मीर की गजलें बोले हैं। मैंने पहली दिन की कक्षा में बताया था कि उर्दू साहित्य जगत के दो महान साहित्यकार मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब की साहित्य की विशेषता, साहित्य के गुण को जो है फिराक गोरखपुरी अपनी गजल से तुलना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मीर तकी मीर की गजलों में जो पीड़ा, दुखद मन स्थिति जिस तरीके से मीर तकी मीर ने जो है उद्घाटित किया है, कुछ उसी की भांति अपनी गजल की तुलना यहाँ पर लास्ट पंक्तियों में इस तरह करते हैं। तो धीरे धीरे जो भी है बातें, जो पॉइंट वाइज मैंने आपको सामने रखा, वो सारी बातें निकल कर इन गजलों को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। तो आइए पहली पंक्तियों से हम सब देखते हैं। पहली गजल से, पहली गजल की जो मैंने आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि प्राकृतिक वातावरण के सुंदर चित्रण के साथ साथ, प्राकृतिक वातावरण के सुंदर चित्रण के परिप्रेक्ष्य में, एक तरह से कह सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य में कवि या शायर अपने दुखद मन स्थिति को व्यक्त कर रहा है। दुखद मन स्थिति, अपनी पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, अपनी आंतरिक पीड़ा, हताश, निराशा की भावना को व्यक्त कर रहा है कि जहां जगत में प्राकृतिक वातावरण का ऐसा संयोजन है, ऐसे वातावरण में हमें प्रेम का इजहार करना चाहिए। प्रेम की जो है प्रेम में विह्वल होना चाहिए, तो हमारी किस्मत और हमारे दोनों को रोना लिखा है। ऐसा जो है उसे इस बात की जो है निराशा की भावना उसे उसकी झलक रही है। तो इस मन स्थिति, इस दुखद मन स्थिति का प्राकृतिक वातावरण के सौंदर्य के साथ जो है स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है फिराक गोरखपुरी की माध्यम। तो कैसे, देखिए पहला पंक्ति है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं। नौरस मतलब नवीन रसों से फूलों की कलियां, गुंचे मतलब कलियां, नवीन रसों से फूलों की कलियां जो है, जो अपनी कोमल, नाजुक मतलब कोमल पंखुड़ियों को खोलकर, कोमल पंखुड़ियों को खोलकर उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में,
गुलशन मतलब बगीचे में मानो अपनी खुशबू को बिखेर देने के लिए उद्धत हो, तैयार हो। कहने का मतलब यह है कि रात छटने को है। रात के इस अंधेरे में भी जो है, रात के इस छटने के समय भी जो फूल हैं, मानो इस ओर संकेत करते हैं कि फूल भी अपनी जो है खूबसूरती को, अपने खुशबू को मानो इस संसार में बिखेर देना चाहते हैं। पूरा वातावरणमय खुशनुमा माहौल बना देना चाहते हैं। चारों तरफ जो है खुशनुमा माहौल छाने का संकेत देते हैं। ऐसे में भी हमारे जीवन में हताशा ही भरी पड़ी है। कैसे? और यही नहीं, फूल के माध्यम से तो है ही, नवरस गुंचे मतलब नवीन रसों से फूल की कलियां, फूल की कलियां कोमल पंखुड़ियों को खोलते हुए अपने खुशबू को बिखेरने के लिए जो है मानो पंख तोले हैं। पर तोले मतलब उनके पंख खुल गए हों और तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। और यह ऐसा है कि जर्रा जर्रा मतलब कण कण जो है, अर्थात संसार का इस सन्नाटे के वातावरण में, इस नीरवता एवं निस्तब्धता की इस वातावरण में जो तारे हैं उनका जो सौंदर्य बिखेरना है, टिमटिमाना है, उसके माध्यम से तुम भी सुनो हो यारों। अर्थात इशारा करते हैं कि इस संसार के लोगों के हृदय में भी इस तरह से जो है एक खुशी का माहौल, प्यार का जो है बंधन बंधने का एक अच्छा सुअवसर है। लेकिन फिर भी जो है हमारे हिस्से में क्या है, उसको लेकर रोते हैं। इस सुगम वातावरण में भी हम क्या है, हम जो है अपनी किस्मत को लेकर रो रहे हैं और किस्मत हमारे ऊपर रो रही है। कहते हैं कि हम अपने जीवन के अभाव को लेकर एक दूसरे किस्मत और स्वयं एक दूसरे पर रोना रो रहे हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। दोनों को अभाव और असफलता के कारण जो है एक तरह से कहते हैं कि दोनों जो है के जीवन में, भाग्य में रोना लिखा है। दोनों एक दूसरे को लेकर क्या है, अपनी कमियां, अपने जीवन की निराशा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिराक गोरखपुरी जीवन की असफलता और निराशा में इस कदर जो है घिर गए हैं कि इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में भी अपने जो है प्यार के जो है बंधन को, प्यार की जो है गरिमा को, प्यार की महत्ता को, या एक तरह से अपने जो है सुखद जीवन के एहसास को, की खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। इस ओर इशारा किया जा रहा है। ऐसे में जीवन की आशा, निराशा एवं हताशा से बाहर निकलने का संकेत है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राकृतिक वातावरण भी हमें कुछ ऐसा ही करने को संदेश देता है। यहाँ तक कि तारे का टिमटिमाना, फूलों की कलियों का खिलना इस बात को इशारा करता है कि जीवन में जो है, जो रात है, एक जो अंधकार है, वो अंधकार भी छटेगा। जीवन में जो हताशा है, निराशा की घड़ियां हैं, ये भी जो है छटने को है। इससे जो है घिर कर जीवन जीना क्या है, बेकार है। ऐसा मानो संदेश यहाँ पर देते हैं। आगे फिर वही मैं बात किया कि कबीरदास जी ने जो जैसे कहा है कि बुराई करने से बुराई मिलती है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम भी उसकी नज़र में निंदनीय व्यक्ति ही कहलाएंगे। ये नहीं कि हम जो है बड़े अच्छे व्यक्ति समझे जाएंगे। तो बुराई करने से बुराई मिलती है और बुराई करने वाले से बुराई जो करता है वो तो है ही निंदा का कार्य। लेकिन बुराई की निंदा करने वाला भी जो है बुरा समझा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर
यहाँ पर इसलिए इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि आज का जो शताब्दी 19वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं 20वीं शताब्दी के उस दौर के बातों को जो रख रहे हैं कि समाज में खुलेआम प्यार का इजहार या प्रेम के बंधन में बंधना समाज के लिए शोभा नहीं देता था, सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन था, ऐसा समझा जाता था। तो उस ओर इशारा किया जा रहा है कि जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा खोले हैं मेरे अर्थात मेरी कमियां खोल रहे हैं कि वे अपनी जो है अपने अंदर छिपी हुई जो बुराई की भावना है उसको खोल रहे हैं। क्योंकि बदनाम करने से, किसी की निंदा करने से ये भी आप समझ लें कि काश वे इतना सोच सकें कि निंदा कर लेने से उसका तो निंदा हो तो उसकी तो बदनामी होती है, मेरा पर्दा तो खुलता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके भी उस निंदनीय व्यवहार का भी पोल खुलता है। तो बुराई से, हमें किसी की बुराई करने से बचने का संदेश इस शेर के माध्यम से होता है। आगे जो है ऊपर वाले शेर के माध्यम से जीवन में हताशा और निराशा को पनपने न दें, बैठने न दें, घर नहीं करने दें, क्योंकि ये ठीक उसी तरह जो है छट जाता है जिस तरह जो है रात छटने पर जो है फूल के नवीन फूल जो है फूल की कलियां अपने जो है गिरहों को, पंखुड़ियों को, कोमल पंखुड़ियों को खोलकर अपनी खूबसूरती को बिखेरती का उन्हें अवसर मिलता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से, पहली प्राकृतिक सौंदर्य के उदाहरण के माध्यम से जीवन की हताशा एवं निराशा से उबरने का एक तरह से संदेश यहाँ पर कवि देते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे आप देखें, आगे कह रहे हैं कि प्रेम की कीमत क्या है? प्रेम की कीमत को उन्होंने यहाँ तक स्थापित करने का प्रयास किया है कि यह दीवानगी के परिणाम स्वरूप तक पहुँचता है। कहने का मतलब एक कीमत भी अदा करे हैं, ये मतलब मैंने प्रेम की कीमत को भी अदा किया है होशो हवास के साथ। होशो हवास बदरुस्ती, होशो हवास मतलब पूरे जो है बुद्धि विवेक होश हवास के साथ, ज्ञान के साथ मैंने इस तुम्हारे प्रति जो प्रेम की कीमत को अदा करना था, देना था, उसको भी मैंने पालन किया है। तेरा सौदा करने वाले अर्थात तुझसे प्रेम करने वाले मैं दीवाना भी हो ले, मैंने पागलपन की अर्थात मस्त मौला की स्थिति तक भी पहुंचा हूं। लेकिन आगे कवि कहता है कि मैंने उस प्रेम को तो प्रेम की कीमत को पागलपन की स्थिति तक पहुंचकर जो है उसे निभाया है, उसकी कीमत को अदा किया है, लेकिन फिर भी मैंने तेरे गम का पासे अदब है, तुझसे बिछड़ने का, तुम्हें न पा पाने का जो मुझे जीवन में गम मिला हुआ है उसका मैं लिहाज करता हूँ। पासे अदब मतलब लिहाज, मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ की सामाजिक मर्यादा का भी ख्याल है। तत्कालीन समाज में खुलेआम प्यार का इस तरह इजहार करना सामाजिक लोक मर्यादा के खिलाफ समझा जाता रहा है। तो उसी का जो है उदाहरण देते हुए कवि शायर ने कहा है कि तेरे से बिछड़ने का दुख तो मुझे अपार है, लेकिन उसका मैं उस दुख को सहकर तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे सम्मान का मुझे लिहाज है। सम्मान पासे अदम मतलब मान सम्मान का लिहाज है, वह इसलिए कि कुछ दुनिया का भी ख्याल है, दुनिया के विषय में भी, दुनिया की चिंता करते हुए दुनिया का ख्याल मतलब अर्थात समाज की सामाजिक मर्यादा का भी ध्यान देकर हमने तुम्हारे प्रेम का,
तुम्हारी मान सम्मान का अदब किया है, सम्मान किया है। वो कैसे किया है? सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अर्थात अपने इस पीड़ा को, प्रेम की पीड़ा, प्रेम के गम को, जो प्रेम में जो गम नसीब में मिला, उस पीड़ा दुख दर्द को अकेले ही चुपके चुपके, अर्थात अकेले में ही उस दर्द को रो लिया है। किसी से जो है इसे खुलकर कहने का साहस नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया साहस? साहस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सामाजिक लोक मर्यादा के खिलाफ ये समझा जाता रहा। प्रेम प्रसंग का व्यवहार सामाजिक लोक व्यवहार या लोक मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए मैंने अकेले में ही इस पीड़ा को सहने का प्रयास किया है। तो प्रेम की कीमत क्या है? दीवानगी के परिणाम स्वरूप प्रेम की कीमत को मैंने दीवानगी की स्थिति तक भी निभाया और तुम्हारे मान सम्मान का भी ख्याल रखा और अपने समाज की मर्यादा, लोक मर्यादा को भी जो है निभाया और अकेले में इस दुख दर्द पीड़ा को सहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, दुनिया कभी भी जो है इस प्रेम के जो है प्रेम में मग्न रहने वाले लोगों को कभी भी जो है स्वीकार नहीं करते। इसलिए अकेले में ही जो है मैंने इस दुख दर्द को सहने का प्रयास किया। अब है प्रेम को कैसे जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा प्रेम कैसे पाया जा सकता है, उस विषय में कहते हैं कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत मतलब स्वभाव, फितरत का मीनिंग है स्वभाव है। फितरत का कायम है तवाजुन मतलब संतुलन, बैलेंस संतुलन। आलम हुस्न इश्क में, आलमे हुस्न इश्क में मतलब आलम मतलब संसार, हुस्न इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य, हुस्न इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार, हुस्न इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार। प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में या प्रेम को हम तभी प्रेम की पराकाष्ठा में, प्रेम के जो है सादगी में तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपनी अहंकार भावना को त्याग दें। प्रेम उसको उतना ही पाते हैं, उसको मतलब प्रेम को उसको उतना ही पाते हैं, अर्थात प्रेसी को हम उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अर्थात हम जितना अधिक प्रेम में डूबते हैं उतना अधिक हमें प्रेम का एहसास, प्रेम की जो है दीवानगी हमें प्राप्त होती है। तो प्रेम की महत्ता, प्रेम की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम की जो प्राप्त करने का जो उपाय है उसे जो है यहाँ पर बताने का प्रयास गोरखपुरी के द्वारा है कि हम सच्चा प्रेम तभी जो है सफल हो सकता है जब हम सच्चे हृदय से उस प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाएं, अहंकारता का स्थान न हो। प्रेमी और प्रेमिका दोनों की तरफ से जो है प्रेम का जो है इजहार होना चाहिए, तभी जो है एक सच्चे प्रेम की ओर हम बढ़ सकते हैं। ऐसा फिराक गोरखपुरी का संकेत है गजल के माध्यम से। तो प्रिय का प्रियतमा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, तभी जो है एक सच्चे जो है प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचा जा सकता है। आगे की बात होती है। इतना ही नहीं, अब बताते हैं कि मेरी जो ये शायरी है, मेरा जो ये शेर है, इसको जो है केवल चमक दमक मत देखो,
मेरी शायरी की इस चमक दमक में ही मत खो, मेरी शायरी की चमक दमक में मेरी जो है पीड़ा, मेरी जो है पीड़ा है, मेरी जो है मेरी पीड़ा की गहन अनुभूति को समझने का प्रयास करो। देखो मेरी कविता में मेरी सच्ची विरह वेदना, मेरी सच्ची पीड़ा प्रेसी के प्रति उद्घाटित हुई है। केवल मेरी शेरो शायरी के चमक दमक में मत पड़ो, मेरी विरह वेदना को भी समझो, ध्यान दो, जानू क्या आबो ताव असरार न पूछो, आबो ताव असरार न पूछो, अर्थात आबो ताव असरार मतलब मेरे जो है मेरे शेर का जो है चमक दमक अर्थात मेरी एक कलाकारी के ही विषय में मत देखो। आंखें रखे हो, समझ रखी हो, बुद्धि विवेकशील हो, समाज के लोग जो है जानकारी देखने में उन सामर्थ्य रखते हैं, समझने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरी इन शायरियों के चमक दमक में ही मत खो, इस शायरी के चमक दमक में मेरे जगमत बैतों मतलब शेरों की इस चमक दमक में हमारी मोती रोले हैं या हम मोती रोले हैं, अर्थात मेरे आंसू छलके हैं, मेरे आंसू मोती सदृश आंसू छलके हैं, आंसू छलके हैं, अर्थात अपनी शायरी की जो है शक्ति सामर्थ्य अर्थात उसकी महत्ता को उद्घाटित करने का प्रयास तो हुआ ही है। शेरों की जो है अपनी शायरियों की शक्ति एवं सामर्थ्य की महत्ता को तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ जो है प्रिय के प्रति अपनी विरह वेदना को बड़ी गहराई से उद्घाटित किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं के रिंदों को, रिंदों अंजुमने मैं शराब की महफिल, अंजुमने मैं मतलब शराब की महफिल में रिंदों को मतलब शराबी, रिंद मतलब शराबी, रिंदों मतलब शराबी। जिस तरह शराबी गम को भुलाने के लिए शराब की महफिल में शराब का पान करते रहते हैं, तो यही समझो कि ऐसे में तू याद आए हो, अर्थात प्रेमिका की याद इतना आती है कि उस याद की जो है में खोने के लिए वो शराब की महफिल में शराबियों की भांति शराब का पान करता है। रात गई गर्दू पे फरिश्ते, और ये कब, जब रात में घनी रात गए गर्दू मतलब आकाश, आसमान में फरिश्ते घनी, जब रात गए अर्थात घोर अंधकार में आसमान में जब फरिश्ते मतलब देवदूत लोगों के पापों गुनाहों का लेखा जोखा तैयार कर रहे होते हैं। बाबे गुनाह मतलब पापों का लेखा जोखा, बाबे गुनाह मतलब पापों का लेखा जोखा तैयार, जग मतलब संसार, खोले हैं मतलब तैयार कर रहे होते हैं। जब देर रात होने पर आसमान में फरिश्ते संसार के लोगों के किए गए पापों का लेखा जोखा तैयार कर रहे होते हैं, तो हम जो है ऐसे अपनी प्रेसी के याद में, प्रेसी की याद से जो है मुक्ति के हेतु शराब की महफिल में शराबियों की भांति जो है व्यवहार करने में डूबा रहता हूँ। यह कहने का मतलब यह है कि जब आदमी अत्यधिक जो है किसी पीड़ा में होता है, तो उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किस तरह के जो है पाप गुनाह भी करने लग जाता है। एक तरह से जो है इस तरह से जो है शराब पीना, अव्यवहारिक कार्य करना, ये भी जो है जीवन का एक जो है पाप ही है।
तो इस तरह से जो है गम को भुलाने के लिए इस तरह के लोग पाप को भी करने के लिए उद्धत हो जाते हैं। ये इस ओर इशारा यहाँ पर किया जा रहा है। लोग जो है अपने जीवन के इस गम को भुलाने के लिए लोग तरह तरह के जो है पाप के कर्म भी करने को उद्धत हो जाते हैं। इस कमी की ओर भी इशारा इस शेर के माध्यम से किया गया। आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, मेरे शायरी के चमक दमक में मत खो, मेरी शायरी में मेरी जो है मेरी गहन आत्मिक पीड़ा की अभिव्यक्त हुई है। सिर्फ मेरी शायरी का चमक दमक, उसके शक्ति सामर्थ्य को ही मत खो जाओ, उसमें मेरी जो है पीड़ा को भी समझने का प्रयास करें। आगे कहते हैं कि इस आंतरिक पीड़ा दुख दर्द की तुलना आप मेरी शायरी में भी कर सकते हैं, जो कभी मीर तकी मीर की शायरियों में हुआ करती थी। सदके मतलब सदके फिराक, सदके फिराक मतलब फिराक गोरखपुरी, सदके फिराक मतलब फिराक गोरखपुरी तो फिदा है, सदके मतलब फिदा है। एजाजे सुखन मतलब जो शेरो शायरियों की जो काव्य सौंदर्य है, जो महत्ता होती है, उस काव्य सौंदर्य के कैसे उड़ा ली ये आवाज। स्वयं जो है फिराक गोरखपुरी अपनी साहित्यिक सौंदर्य, अपनी गजलों में इस काव्य सौंदर्य अर्थात इस विशेषता को पर काफी जो है फिदा है कि हमारी भी गजलों में क्या इन गजलों के पर्दों में अर्थात हमारी भी इन गजलों में मीर की गजलें की बोल है, मीर तकी मीर की गजलों की बोल है। अर्थात मीर तकी मीर की आंतरिक पीड़ा दुख दर्द को जिस तरीके से मीर तकी मीर ने गजलों में उद्घाटित किया, वैसे ही हमारी गजलों ने भी ऐसी पीड़ा को उठाने का प्रयास किया है। तो इस पे भी जो है वो फिदा है। अर्थात मीर तकी मीर की गजल की जो दुख की पीड़ा, दुख दर्द की पीड़ा को उद्घाटित करने का जो गुण है, कहीं फिराक गोरखपुरी अपनी गजल में भी पाते हुए नजर आते हैं और अपनी इन गजलों की महत्ता पर स्वयं क्या होते हैं, फिदा होते हैं। उन्हें उस पे जो है स्वाभिमान होता है, अभिमान होता है कि हमारी भी जो है शेर की इतनी जो है सामर्थ्य है। तो इस तरह से जो है पूरी गजल का आपके सामने मैंने भावार्थ रखा। आप इन भावार्थों को जो है समझने का प्रयास किए होंगे। तो जो बातें हमने आपके सामने रखी, 5-6 बातें, उनको आपको देख लें कि कुल मिलाकर गजल ये पूरी जो है शुरू से लेकर अंत तक फिराक गोरखपुरी की वैयक्तिक प्रेम की असफलता से उपजे हुए पीड़ा को उभारती है। साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण के सुंदर चित्रण के परिप्रेक्ष्य में अपनी आंतरिक दुखद स्थिति, मन स्थिति को चित्रित किया है और संसार में प्रेम की मर्यादा और समाज की मर्यादा को स्थापित करने में सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया है और दूसरे की बुराई से हमें बचने का संदेश दिया। और गजलों की क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो मीर तकी मीर की गजलों जैसी विशेषताएं फिराक गोरखपुरी की गजलों में है, इसको जो है दिखाने का प्रयास किया, बताने का। और इन सब बातों के साथ मैं आपको इस गजल के मुख्य भावार्थ से परिचित किया। अब आपको इस गजलों से जो प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न रहेंगे और बोधात्मक प्रश्न रहेंगे, इसकी चर्चा पर चर्चा हम लोग अब अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।